हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे हर रोज उपस्थित होते हैं। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आप सभी के लिए एक सेशन जो लॉन्च किया गया था, उसका पार्ट 10 लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, तो ताकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है एसएससी सीजीएल। जी हाँ, एसएससी सीजीएल स्पेशल जो बैच लॉन्च किया गया है उसका नाम है आरंभ है प्रचंड। और आरंभ है प्रचंड का जो जीके जीएस मैराथन नंबर 10 लेकर मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1 घंटे लगातार एग्जाम में छपने वाले सवाल। जी हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट मैटर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए दोस्तों उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाला है जीके जीएस में जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, भारतीय भूगोल की। भूगोल में हमने स्थिति व विस्तार पे चर्चा कर चुकी है। इसका जो भौतिक प्रदेशों में हमने दोस्तों बात कर ली है। भौतिक प्रदेशों में 6 भागों में बांटा गया है। उनमें से हमने जो पर्वतीय उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार पे चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तटीय मैदान। तो दोस्तों, यहाँ आज की सेशन आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़ सके और जो हमारे द्वारा जो भी आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाने वाला है। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। और दोस्तों, अभी बिना समय खराब करते हुए चलते हैं। अगले जो बात करने वाले हैं आज का सेशन है वह है दोस्तों तटीय मैदान के ऊपर बात करते हैं। तटीय मैदान के ऊपर बात करने वाले हैं, तटीय मैदान के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस संदर्भ में हम बात करते हैं तटीय मैदान किस प्रकार से है। तो तटीय मैदान के बारे में बात करें उससे पहले हम यहाँ पे कुछ फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। फैक्ट इस प्रकार से आप सभी आंसर देने वाले हैं कि भारत की स्थलीय भाग की तटीय सीमा क्या है। भारत की स्थलीय भाग की तटीय सीमा क्या है, तटीय सीमा कितनी है। तो स्थलीय भाग की तटीय सीमा कितनी है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं। फिर बात आपको बताना है कि कुल तटीय सीमा कितनी है द्वीपों सहित। कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है, आप ही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बात की जाएगी भारत की स्थलीय भाग की तटीय सीमा। तो स्थलीय भाग की तटीय सीमा आती है 6100 किलोमीटर। जी हाँ, इनमें द्वीपों की जो सीमा है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। जबकि द्वीपों सहित आपको कुल तटीय सीमा के बारे में पूछा जाता है तो वह है 7516.6 किलोमीटर। जी हाँ, यह जो द्वीपों को इंक्लूड करने के बाद में जो तटीय सीमा आती है भारत की वह 7516.6 किलोमीटर है। और द्वीपों के अलावा यदि कुल स्थलीय भाग की तटीय सीमा वह 6100 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपको किसी प्रकार की दोस्तों समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम बात करें जो भारत के 9 राज्य, जी हाँ, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। इन सभी का हम विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 9 राज्य हैं ये तटीय सीमा बनाते हैं, तो तटीय मैदान भी यही राज्य बनाते हैं। और इन राज्यों में इन तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य में बात की जाए तो 5 राज्य पश्चिमी तट पर। जी हाँ, 5 राज्य है जो पश्चिमी तट के हैं। 5 राज्य पश्चिमी तट के हैं। और जो बात की जाए आगे जो 4 राज्य हैं, 4 राज्य पूर्वी तट के। जी हाँ, 4 राज्य हैं जो पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से कुल जो 9 राज्य हैं तटीय सीमा बनाते हैं। अब उनमें बात की जाए कि सबसे लंबी तटीय सीमा, जी हाँ, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है। तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वह पहले नंबर पे बनाता है गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। फिर उसके बाद में बात करें आंध्र प्रदेश, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है जो दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। और यदि दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो आंध्र प्रदेश है वह प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु का जो तटीय सीमा बनाने में स्थान है वह तीसरा है। फिर उसके बाद में बात की जाए, उसके बाद में बात करें सबसे जो छोटी तटीय सीमा, जी हाँ, सबसे छोटी तटीय सीमा, तो सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो वह है दोस्तों गोवा। तो गोवा राज्य है जो भारत की सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी बात की है वह भारत की स्थलीय भाग की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित है 7516.6 किलोमीटर। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, जिनमें 5 राज्य पश्चिमी तट के हैं और 4 राज्य पूर्वी तट के हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने के क्रम में सबसे पहला राज्य आता है भारत का, वह है गुजरात। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। यदि क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स
आंध्र प्रदेश और सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोवा। दोस्तों अभी तक हमने निम्न फैक्ट पे बात की है, अब आगे बढ़ते हैं और अगर आगे फैक्ट पे बात करते हैं तो अगला फैक्ट है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान की जो सबसे अधिक चौड़ाई है गुजरात में है, और जो उसके बाद यह सकरा होता जाता है और यह पुनः केरल में इसकी चौड़ाई अधिक होती है। यह है दोस्तों इसका विस्तार है, जो अभी डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात जो राज्य में इसकी अधिक चौड़ाई है, फिर ये सकरा होता जाता है और पुनः केरल में इसकी चौड़ाई अधिक होती है। पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है। जी हाँ, जो पश्चिमी तट की अपेक्षा जो पूर्वी तट है वह काफी अधिक विस्तृत है या काफी चौड़ा है, क्योंकि यहाँ नदियों बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, इस कारण वह काफी विस्तृत है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई। जी हाँ, सबसे अधिक चौड़ाई गुजरात में है। तो दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, और उसके बाद यह सकरा होता जाता है। जी हाँ, उसके बाद यह सकरा होता जाता है, और पुनः केरल में इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। जी हाँ, इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है, इसकी चौड़ाई पुनः अधिक हो जाती है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई है गुजरात राज्य में है। फिर उसके बाद में बात की जाए कि पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है। जी हाँ, जो विस्तृत का अर्थ है कि यहाँ ज्यादा फैला हुआ है। जो पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है, तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं, जो यहाँ पे हम तटीय मैदान की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो गुजरात का तट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, गुजरात तट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो गुजरात का जो तट है उसके बारे में, तो गुजरात का यहाँ पे मैं नक्शा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हूबहू तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल हूबहू बनाया जा सके और आपके दोस्तों समझ में बिल्कुल आसानी से आ सके। तो इस प्रकार से जो गुजरात राज्य की स्थिति है, जी हाँ, गुजरात राज्य की स्थिति आप देख पाते हैं कि इस प्रकार से गुजरात राज्य की स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अब यहाँ पे एक बंदरगाह आती है, आप सभी को पता है यहाँ पे एक बंदरगाह आती है। उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह है। जी हाँ, उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह है, और इसका नाम दोस्तों परिवर्तित कर दिया गया है। परिवर्तित नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं, फिर आप सभी को दोस्तों यहाँ पे बताया जाएगा कि जो कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ पहाड़ियां स्थित है, और दोस्तों यहाँ पे जो एक और अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर पर्वत है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे द्वीप है, ये एलिया द्वीप यहाँ पे स्थित है। फिर इसके बाद में यहाँ पे केडियावेट द्वीप है। जी हाँ, केडियावेट द्वीप है, यहाँ पे दीव स्थित है, और यहाँ पे दमन स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे उससे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, यह जो आप खाड़ी देख पा रहे हैं दोस्तों, यह खाड़ी आप जो देख पा रहे हैं, यह खाड़ी है कच्छ की खाड़ी। जी हाँ, कच्छ की खाड़ी है। और यह जो आप इधर देख पा रहे हैं, यह जो आप खाड़ी देख पा रहे हैं, इसे क्या नाम दिया गया है उसके बारे में बात करें तो इस खाड़ी को नाम दिया गया है खंबात की खाड़ी। जी हाँ, खंबात की खाड़ी इसे नाम दिया गया है, खंबात की खाड़ी इसे नाम दिया गया है। या इसका उपनाम क्या है, कैम्बे की खाड़ी। जी हाँ, इसका उपनाम है कैम्बे की खाड़ी इसका उपनाम है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि खंबात की खाड़ी का उपनाम है कैम्बे की खाड़ी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। कच्छ की खाड़ी आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इन द्वीपों के ऊपर बात करते हैं। यह जो द्वीप दिया गया है इसका नाम है एलियावेट। जी हाँ, एलियावेट द्वीप है, और इसके जस्ट नीचे जो द्वीप दिया गया है उसका नाम है केडियावेट। जी हाँ, इसका नाम है केडियावेट। एलियावेट और केडियावेट है। यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह जो दोनों द्वीप है यह पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोल के भंडार के
लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो एलियावेट और केडियावेट द्वीप है वह गुजरात में दोस्तों खंबात की खाड़ी में पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यह आप द्वीप देख पा रहे हैं, यह है दमन, जी हाँ यह है दमन, और यह जो यह आप देख पा रहे हैं यह है दीव। तो दमन व दीव भी दोस्तों खंबात की खाड़ी में स्थित है, आप सभी को पता है। तो यहाँ से हमने जो इनके मुख्य मुख्य जो भी द्वीप है गुजरात की तटीय स्थिति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल समझ चुके होंगे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल। जी हाँ, पंडित दीनदयाल बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह है, इसका नाम कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको यह परिवर्तित नाम भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो द्वीपों की स्थिति किस प्रकार से है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके फैक्ट के ऊपर। तो फैक्ट के ऊपर बात करें तो इसका विस्तार है, जो गुजरात के तट का विस्तार सरकिक्र से दमन तक है। जी हाँ, सरकिक्र से दमन तक इसका विस्तार है, दमन तक इसका विस्तार है। फिर बात की जाए भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी, जी हाँ भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे लंबी तटरेखा जैसा कि आप सभी को पता है गुजरात राज्य के द्वारा बनाई जाती है। फिर बात करें पश्चिमी तटीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार गुजरात में है। जी हाँ, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करें, पश्चिमी तटीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार, पश्चिमी तटीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार के बारे में बात करें तो सर्वाधिक विस्तार गुजरात राज्य में आता है, और यह बाद में सकरा होता जाता है और फिर केरल में जाकर वापिस यह है दोस्तों इसका विस्तार अधिक होता है। गुजरात के तट को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, गुजरात के तट को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों बात की जाए 3 भाग कौन कौन से हैं, इसमें पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है कच्छ का तट। जी हाँ, कच्छ का तट आता है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे काठियावाड़ तट। जी हाँ, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट आता है। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो तट आता है, तीसरे नंबर पर तट आता है काकरापार तट, काकरापार तट आता है। तो तीसरे नंबर पर जो काकरापार तट आता है, तो यहाँ पे कच्छ के तट की बात करें तो कच्छ का तट के बारे में बात करें, भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादित राज्य है दोस्तों गुजरात है। तो यहाँ से जो कच्छ के तट में सफेद मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। तो कच्छ के तट को जो कहा जाता है वह है सफेद मरुस्थल। और इसे सफेद मरुस्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। और क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन है, भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादित राज्य कौन सा है, नमक उत्पादित राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य में भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। कच्छ के तट को सफेद मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जाता है कि भारत में जो सफेद मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो जो गुजरात का कच्छ तट है उसे सफेद मरुस्थल कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। और कांडला बंदरगाह पे हम बात कर चुके हैं, जो इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ के तट पर ही जो कांडला बंदरगाह है स्थित है, उसके बारे में देख चुके हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो यह बंदरगाह स्थित है कांडला बंदरगाह है, ये पंडित दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। और ये कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। जी हाँ, जो ये कांडला बंदरगाह है एक ज्वारीय बंदरगाह है। जी हाँ सॉरी दोस्तों, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। फिर ये जो कांडला बंदरगाह है एक मुक्त व्यापार केंद्र है। जी हाँ, यह एक मुक्त व्यापार केंद्र है, मुक्त व्यापार केंद्र है, मुक्त व्यापार केंद्र है। यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए। मुक्त व्यापार केंद्र से यहाँ से है आयात निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता, आयात व निर्यात पर शुल्क नहीं लगता, आयात व निर्यात पर यहाँ से शुल्क नहीं लगता है, शुल्क नहीं लगता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह के दोस्तों यहाँ पे जो क्या संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है पता होना चाहिए। कांडला बंदरगाह से नमक तथा सूखे मेवे का निर्यात किया जाता है। जी हाँ, जो ये कांडला बंदरगाह है यहाँ से सूखे मेवे व नमक का निर्यात किया जाता है। जी हाँ, नमक का निर्यात किया जाता है, नमक का निर्यात
किया जाता है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कांडला बंदरगाह है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह नाम परिवर्तित कर दिया गया है। एक ज्वारी बंदरगाह है, एक मुक्त व्यापार केंद्र है। आयात व निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता और इस बंदरगाह से सूखे मेवे व नमक का निर्यात किया जाता है। तो आपको ये समस्त बातें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, कांडला बंदरगाह पे बात कर चुके हैं, इसके अन्य फैक्ट के ऊपर बात कर चुके हैं। 3 भागों में जो गुजरात का तट है उसे बांटा गया है। कच्छ का तट है, काठियावाड़ का तट है और काकरापार का तट है। कच्छ के तट को सफेद मरुस्थल कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो काठियावाड़ तट है इसे सौराष्ट्र का तट भी कहा जाता है। जी हाँ, सौराष्ट्र का तट भी इसे कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सौराष्ट्र के तट पर है। जी हाँ, सौराष्ट्र तट पे बात करेंगे तो सौराष्ट्र तट के अंदर जो दोस्तों किन भागों में बात करेंगे तो वह है गिर। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे गिर मांडव तथा वर्धा की पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। जी हाँ, तथा वर्धा की पहाड़ियां इसमें पाई जाती हैं। वर्धा की पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों जब हमने डायग्राम में यह पर्वत बनाया था, तो यह गिर और वर्धा की दोस्तों यहाँ पे पहाड़ियां हैं। गिर, वर्धा और मांडव की यह पहाड़ियां हैं। इन सभी का हमने अभी जो डायग्राम में दोस्तों बनाया था, तो यहाँ पे जो तीनों पहाड़ियां हैं, गिर, मांडव और वर्धा की पहाड़ियां हैं, यह क्षेत्र दोस्तों खेती योग्य नहीं है। तो यह जो क्षेत्र के बारे में जो यह पहाड़ियां हैं, यह क्षेत्र खेती योग्य नहीं है। जी हाँ, यह क्षेत्र खेती योग्य नहीं है, यह क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो गिर, मांडव, वर्धा की पहाड़ियां हैं, तो इस कारण जो सौराष्ट्र का तट है दोस्तों यह खेती योग्य नहीं है। गिरनार पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जी हाँ, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह गिरनार की पहाड़ियों में ही स्थित है। जी हाँ, गिरनार की पहाड़ियों में यह स्थित है। गिरनार की पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, एशियाई शेरों के लिए यह जो पार्क है प्रसिद्ध है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में सौराष्ट्र तट के बात करने के बाद में हम बात करेंगे काकरापार तट। जी हाँ, काकरापार तट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो काकरापार तट है, यह नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदियों का अपवाह क्षेत्र होने के कारण अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जी हाँ, ये काकरापार तट है जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अधिक उपजाऊ क्षेत्र होने का कारण यह है कि यहाँ पे दोस्तों नर्मदा नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। जी हाँ, ताप्ती नदी बहती है, माही नदी बहती है और साबरमती नदी भी काकरापार क्षेत्र में बहती है। तो इन नदियों के दोस्तों द्वारा लाए जाने वाले अवसादों से यहाँ पे जो नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, उस कारण ही यहाँ पे यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो दोस्तों गुजरात तट के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। संपूर्ण जानकारी आपको डायग्राम के माध्यम से दे दी गई है। अन्य फैक्ट जो रह चुके हैं हमने बिल्कुल लिखकर आप सभी के सामने बिल्कुल एक वेब के अंदर नोट्स आप सभी के बनवाने की कोशिश की है। आप इनको दोस्तों चित्र के डायग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए गुजरात तट के बारे में बात करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात तट के बारे में बात करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं दूसरे नंबर पर कोंकण तट की। जी हाँ, कोंकण तट की बात करेंगे। तो कोंकण तट सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कहां से कहां तक इसका विस्तार है। तो विस्तार की बात करें दमन से गोवा तक। जी हाँ, विस्तार की बात की जाती है कि कोंकण तट का विस्तार, तो विस्तार है इसका दोस्तों जहां से गुजरात के दोस्तों तट का अंत होता है वह है दमन से गोवा तक का जो तट है उसे कोंकण तट कहा जाता है। तो कोंकण तट है जो कि विस्तार के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात की जाए महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को, दोस्तों राज्यों के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र व गोवा के तट को किस तट के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए, कोंकण तट महाराष्ट्र व गोवा के तट को कहा जाता है। स्थान की बात की जाए तो दमन से गोवा तक को कहा जाता है। अब बात करें कोंकण तट पर द्वीप स्थित कौन कौन से हैं। तो कोंकण तट के द्वीप पे बात की जाती है तो सबसे पहले आता है बुच्चर द्वीप। जी हाँ, बुच्चर द्वीप भी कोंकण तट पर स्थित है। सेलसेट द्वीप है। जी हाँ, सेलसेट द्वीप भी कोंकण तट के ऊपर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप भी यहाँ पे स्थित है। जी हाँ, एलिफेंटा द्वीप भी कोंकण तट पे स्थित है। इसके बाद में आता है क्रोस द्वीप। जी हाँ, क्रोस द्वीप भी यहाँ स्थित है। इस प्रकार के अन्य कई और द्वीप स्थित है। तो यहाँ पे बुच्चर द्वीप है, सेलेसेट द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप है और क्रोस द्वीप स्थित है। और आप सभी को पता है जो सेलसेट द्वीप है, सेलसेट द्वीप के ऊपर ही दोस्तों मुंबई शहर बसा हुआ है। जी हाँ, मुंबई शहर है
जो सेलसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है, मुंबई शहर बसा हुआ है इस द्वीप पर, तो वह है सेलसेट द्वीप पर। तो यहाँ से मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, मुंबई शहर के बारे में बात करें तो मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर भी, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। और मुंबई शहर जो स्वयं है वह सेलसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह एक पोताश्रय। तो दोस्तों यहाँ पे एक मुंबई में बंदरगाह भी स्थित है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में बात करें, मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। जी हाँ, प्राकृतिक, मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक पोताश्रय है, या दोस्तों जो पोताश्रय को प्राकृतिक पोताश्रय है, पोताश्रय को ही बंदरगाह कहा जाता है। जी हाँ, पोताश्रय को ही जो बंदरगाह कहा जाता है पोताश्रय है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। नेचुरल हार्बर या इसे कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। जी हाँ, मुंबई बंदरगाह के बारे में बात करें, मुंबई बंदरगाह के बारे में बात करें तो यह जो मुंबई की बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा तथा भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जी हाँ, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो वह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसके बारे में बता कर चुके हैं। और इस बंदरगाह को ही दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी इसी बंदरगाह को, भारत का प्रवेश द्वार भी इसी बंदरगाह को कहा जाता है। और दोस्तों जो मुंबई बंदरगाह की व्यवस्था को कम करने के लिए ही यहाँ पे मुंबई में एक बंदरगाह का और निर्माण किया गया है, जिसका नाम है नाहवा सेवा। और नाहवा सेवा बंदरगाह का ही नाम परिवर्तन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का विकास किया गया है। तो दोस्तों बात की जाए कि जो यहाँ की व्यवस्था को मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए नाहवा सेवा, जी हाँ, नाहवा सेवा इसका प्राचीन नाम था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, या इसका विकास किया गया है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो मुंबई बंदरगाह है भारत की सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए ही मुंबई के अंदर एक जो नई बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, उसका नाम है नाहवा सेवा, या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह उसका नाम है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। और जो नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यह कंटेनर बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, कंटेनर बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। और जो यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है या नाहवा सेवा बंदरगाह है, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जी हाँ, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जी हाँ, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों अभी इसका विकास किया जा रहा है नाहवा सेवा, और नाहवा सेवा जो बंदरगाह है उसका नाम परिवर्तन करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। और यही दोस्तों भारत की सबसे आधुनिक बंदरगाह है। आपको यह भी पता होना चाहिए गोवा के तट पर जो पश्चिम तट का प्रमुख बंदरगाह है कौन सा है। तो यह भी आपको क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो गोवा के तट पर पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है कौन सा है। प्रमुख बंदरगाह है कौन सा है। तो प्रमुख बंदरगाह है मार्मुगोवा। जी हाँ, मार्मुगामो बंदरगाह है। यह मार्मुगाह बंदरगाह है जो गोवा के दोस्तों तट पर स्थित पश्चिम तट का प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यह जो गोवा के तट पर जो बंदरगाह है, यह जो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जी हाँ, जुआरी नदी के मुहाने पे स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जुआरी नदी के मुहाने पे कौन सी बंदरगाह स्थित है। तो वह मार्मुगोवा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह से ही दोस्तों
बात करें कि इस बंदरगाह से ही दोस्तों जो काजू का निर्यात किया जाता है, जी हाँ, काजू का निर्यात इस बंदरगाह से ही किया जाता है। तो जो मार्मुगोआ बंदरगाह है, यहाँ से काजू का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों कोकण तट के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो कोकण तट जो कि विस्तार दमन से गोवा तक या जो महाराष्ट्र व गोवा के तट को कोकण तट कहा जाता है, तो उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके जो प्रमुख टापू है उनके बारे में या द्वीप है उसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे कौन कौन सी बंदरगाह है उन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं अगले तट के ऊपर। अगला तट आता है कन्नड़ तट। जी हाँ, अगला तट आता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट को ही कनारा तट भी कहा जाता है। जी हाँ, कनारा तट भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई सा भी नाम यहाँ से दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ से दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि बताया जा चुका है कन्नड़ तट का उपनाम कनारा तट है। अब इसके विस्तार के बारे में बात करें कि किस राज्य के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। तो दोस्तों जहां से जो कोकण तट का अंत होता है वहीं से जो गोवा से न्यू मैंगलोर तक, जी हाँ, गोवा से न्यू मैंगलोर तक के तट को, गोवा से न्यू मैंगलोर तक जो तट है, तटीय भाग है, उसे जो कन्नड़ तट कहा जाता है। गोवा से न्यू मैंगलोर तक तटीय भाग को कन्नड़ तट या कनारा तट कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें कन्नाडा के तट, कन्नाडा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे माफ कीजिएगा, कर्नाटक के तट पर, कर्नाटक के तट पर पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर, जी हाँ, पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर तीव्र गति से नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर तीव्र गति से जलप्रपातों का निर्माण करती है, जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती है वह दोस्तों पश्चिम घाट से उतरकर तीव्र गति से बहती है और वहां पे जो जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए। अब बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, जैसे शरावती नदी है, शरावती नदी कर्नाटक में है, शरावती नदी है और यह जोंग जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात, और इसका उपनाम है गैरसोपा जलप्रपात। जी हाँ, गैरसोपा जलप्रपात, और इसका नाम बदलकर अभी महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कर दिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसका नाम कर दिया गया है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जलप्रपात, जोंग जलप्रपात या गैरसोपा जलप्रपात, एग्जामिनर चाहे कोई सा भी नाम दे, आप इस क्वेश्चन की दोस्तों गर्दा उड़ाने वाले हैं, चाहे वह किस नाम से पूछे। यह शरावती नदी पर स्थित है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एक दोस्तों कर्नाटक में ही नदी है वराही नदी, और वराही नदी पे भी दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात है। जी हाँ, कुंचिकल जलप्रपात भी यहाँ पे स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ से जो कर्नाटक के तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के तट पर स्थित बंदरगाह है। तो कर्नाटक के तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाम है उसका न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। जी हाँ, न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, उसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, उसका नाम है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक के तट पर स्थित है। इसे भारत का दोस्तों जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है इसे भारत का कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। जी हाँ, कॉफी बंदरगाह है, भारत का कॉफी बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है। और दोस्तों इसी जगह पर मानसून जो पूर्व चक्रवात चेरी ब्लॉसम में इसे यहाँ पे आता है, और उसे जो चेरी ब्लॉसम में वहां पे पर्व भी बनाया जाता है जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। और दोस्तों जो कन्नड़ तट पर जो नेत्राणी द्वीप स्थित है जिसे पिजन द्वीप भी कहा जाता है, तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कन्नड़ तट के ऊपर कन्नड़ तट पर नेत्राणी द्वीप स्थित है। जी हाँ, कन्नड़ तट पर नेत्राणी द्वीप स्थित है, नेत्राणी द्वीप स्थित है। तो इस नेत्राणी द्वीप स्थित है और इस नेत्राणी द्वीप को ही पिजन द्वीप कहा जाता है। जी हाँ, पिजन द्वीप इसे ही कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिजन द्वीप किसे कहा जाता है। तो कन्नड़ तट पर या कनारा तट पर स्थित नेत्राणी द्वीप को ही पिजन द्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कन्नड़ तट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी यहाँ से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले तट के ऊपर बात करते हैं। तो अगला तट आता है मालाबार का तट। जी हाँ, मालाबार तट। चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं मालाबार तट के ऊपर। तो मालाबार तट की जो विस्तार की बात की जाती है, तो मालाबार का तट विस्तार के बारे में बात करें तो जहां से न्यू मैंगलोर में दोस्तों कन्नड़ तट खत्म होता है, तो वहीं से न्यू मैंगलोर से
न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, जी हाँ, कन्याकुमारी तक जो तट है, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो विस्तार है, तो उस तटीय भाग को मालाबार का तट कहा जाता है। तो यहाँ से विस्तार के ऊपर बात कर चुके हैं। अब मालाबार तट के ऊपर कुछ प्रसिद्ध जिले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे मालाबार तट की। मालाबार तट लैंगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लैंगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो लैंगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन सी लैंगून झील पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेम्बनाड झील पाई जाती है, यह भी एक लैंगून झील है। वेम्बनाड झील पाई जाती है। अष्टामुद्री झील पाई जाती है। फिर उसके बाद में पुनामदा झील भी यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे तमाम प्रकार की झीलें पाई जाती है। और जो ये वेम्बनाड झील है, मालाबार तट पर पाई जाने वाली दलदली झीलों को जो दोस्तों कयाल झील या पश्य झील कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कयाल झील किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करें कि कयाल किसे कहते हैं, यह एक शब्द है। तो जो मालाबार तट पर पाई जाने वाली दलदली झीलों को, जी हाँ, मालाबार तट पर पाई जाने वाली दलदली झीलों को कयाल कहा जाता है। जी हाँ, दलदली जो झील है उन्हें कयाल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो मालाबार तट के ऊपर जो दलदली झील क्षेत्र पाया जाता है उसे कयाल कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों वेम्बनाड झील के ऊपर बात करें तो जो वेम्बनाड झील है यह एक लैंगून झील है। और इससे संबंध में एक क्वेश्चन पुटअप होता है और वह है कि वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। जी हाँ, जो वेम्बनाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है। जी हाँ, सबसे लंबी झील है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। जी हाँ, इस वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप के बारे में बात करें तो यह वेलिंगटन द्वीप है जो कि भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील में ही स्थित है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और बात करें कि जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है 966 जी हाँ, 966 जिसका नाम है। यह भी दोस्तों इसी वेम्बनाड झील पर स्थित है। और यह वेलिंगटन को, जी हाँ, यह वेलिंगटन को कोच्चि से जोड़ता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे जो छोटा राजमार्ग है वह किससे जोड़ता है। तो यहाँ पे वेलिंगटन को कोच्चि से जोड़ता है, आपको यह पता होना चाहिए। और अब बात करें, आगे बढ़े और बात करें जो पुनामदा झील होती है, इसमें नौका दौड़ होती है और नौका दौड़ से संबंधित एक ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी का जो आयोजन किया जाता है वैसे पुनामदा झील में ही दोस्तों किया जाता है। तो पुनामदा झील में नौका दौड़ की यहाँ से बात करें, पुनामदा झील में जो नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो पुनामदा झील में जो नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और केरल के तट पर की बात की जाए कि प्रमुख बंदरगाह है, तो यहाँ की इस तट की प्रमुख बंदरगाह के ऊपर बात करें तो यहाँ की प्रमुख बंदरगाह है, उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह है। जी हाँ, उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह है। और कोच्चि बंदरगाह से दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करें इसके उपनाम की, तो कोच्चि बंदरगाह को मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। जी हाँ, मसाला बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तो जो कोच्चि बंदरगाह को मसाला बंदरगाह कहा जाता है। गरम मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल राज्य में होता है। जी हाँ, गरम मसालों का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। जी हाँ, केरल में होता है। जो गरम मसालों का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, यहाँ से आपको। और जो दोस्तों यहाँ पे पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली यहाँ से जो काली मिर्च लेकर गए थे, उस काली मिर्च को दोस्तों यहाँ पे यवन प्रिय कहा जाता है। जी हाँ, यवन प्रिय नाम दिया गया है। और यवन प्रिय किसे कहा जाता है? काली मिर्च को दोस्तों
काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पे काली मिर्च के लिए दोस्तों जो पुर्तगाली आए थे, इसीलिए यहाँ पे जो इस काली मिर्च का दोस्तों नाम दिया गया है यमन प्रिय। अब आगे बढ़े और बात करें जो कोची बंदरगाह पर कोची शिपयार्ड भी स्थित है। जी हाँ, तो इस बंदरगाह पे दोस्तों कोची शिपयार्ड भी स्थित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कोची शिपयार्ड भी यहाँ पे स्थित है। कोची शिपयार्ड भी यहाँ स्थित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए यहाँ स्थित है। कोची शिपयार्ड भी यहाँ पे स्थित आपको पता होना चाहिए। और कोची बंदरगाह है कोई दोस्तों अरब सागर की, जी हाँ, अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो वह है दोस्तों कोची बंदरगाह है। और कोची बंदरगाह है को ही दोस्तों मसाला बंदरगाह कहा जाता है, और इस मसाला बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको जो पश्चिमी तट के जो 5 राज्यों का विस्तार है, जैसे गुजरात तट हुआ, कोंकण तट हुआ, कन्नड़ तट हुआ और मालाबार तट हुआ, इन जो तटों का जो विस्तार है, सबसे पहले गुजरात आता है, फिर उसके बाद में गोवा राज्य आता है, गोवा के बाद में जो तीसरा राज्य आता है वह कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में जो चौथा राज्य आता है वह केरल है, फिर 5वां जो राज्य आता है वह तमिलनाडु है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो बात कर चुके हैं इन 5 राज्यों का जो विस्तार है उसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं भारत के पूर्वी तट की। हमने पश्चिमी तट की दोस्तों विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो पूर्वी तट है। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है। जी हाँ, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान के ऊपर बात करेंगे। तो हमने पश्चिमी तटीय मैदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब समय है पूर्वी तट के बारे में बात करने का। तो दोस्तों जहाँ पे पश्चिमी जो तटीय मैदान था उसकी सर्वाधिक चौड़ाई गुजरात में हुआ करती थी, उसी क्रम में यहाँ जो पूर्वी तट की बात की जाती है तो पूर्वी तट की चौड़ाई सर्वाधिक चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान की, पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में अधिक है। तो दोस्तों इसकी जो सर्वाधिक चौड़ाई है तमिलनाडु में अधिक है। तो यहाँ से अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग क्रम में, अलग अलग दोस्तों इसमें भी दोस्तों अलग अलग राज्यों के हिसाब से तट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है, फिर उसके बाद में उत्कल तट और बोंगा तट है। तो यहाँ पे भी हम 4 तट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे तट नंबर 1 की, उसको नाम दिया गया है कोरोमंडल तट। जी हाँ, कोरोमंडल तट के बारे में बात करेंगे। तो कोरोमंडल तट के बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बात करें जो कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ पे है, तो विस्तार है कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का जो तट है, नदी तक का तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कन्याकुमारी से लेकर, जी हाँ, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का तट है जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए इसका विस्तार है कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक है। कोरोमंडल तट पर पुलिकट तथा कोलेरू झीलें पाई जाती है। जी हाँ, इस तट पर पुलिकट तथा कोलेरू झीलें पाई जाती है। जी हाँ, पुलिकट तथा कोलेरू झीलें पाई जाती है। तो कोलेरू झीलें या पुलिकट झीलें यहाँ पाई जाती हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। और जो कोलेरू झील क्या होती है, कृष्णा व गोदावरी नदी डेल्टा में जो स्थित झीलें हैं उन्हें कोलेरू झीलें कहा जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लेंगुर झील है, और लेंगुर झील को खारे पानी की झील कहा जाता है। जी हाँ, जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, जी हाँ, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और यह दोस्तों आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लेंगुन झील है, लेंगुन झील। और लेंगुन झील दोस्तों खारे पानी की झील को कहा जाता है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि खारे पानी की झील को लेंगुन झील कहते हैं, और यह लेंगुन झील पुलिकट झील है। कोलेरू झील के बारे में जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है उस पर बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट के प्रमुख बंदरगाह है। जी हाँ, अब बात करते हैं कोरोमंडल तट के प्रमुख बंदरगाह पर। तो प्रमुख बंदरगाहों में यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं तूतीकोरिन बंदरगाह है। जी हाँ, तूतीकोरिन बंदरगाह पे बात करेंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जी हाँ, मन्नार की खाड़ी में स्थित है,
मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये भारत का मोती बंदरगाह है। जी हाँ, तूतीकोरिन बंदरगाह को भारत का मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। जी हाँ, भारत का मोती बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, मोती बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, इसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार से पुटअप कर सकता है कि भारत का मोती बंदरगाह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वह कोरोमंडल तट पर स्थित भारत का तूतीकोरिन बंदरगाह है, जिसे मोती बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात करने वाले हैं चेन्नई बंदरगाह पे। जी हाँ, चेन्नई बंदरगाह पे बात करेंगे। चेन्नई बंदरगाह भी कोरोमंडल तट पर स्थित है और ये पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। जी हाँ, पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। जी हाँ, पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है कौन सा है। तो सबसे पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो कोरोमंडल तट पर एक अन्य बंदरगाह है और है जिसका नाम है एन्नोर बंदरगाह है। तो एन्नोर बंदरगाह भी दोस्तों जो पूर्वी तट के जो मद्देनजर आती है और यह कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक जो मुख्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं तो वह है कि जो पुलिकट झील के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। और ये दोस्तों जो भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि दोस्तों आप सभी को पता है कि श्री हरिकोटा द्वीप है जो इसरो का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है और इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं श्री हरिकोटा द्वीप पर। जी हाँ, श्री हरिकोटा द्वीप है। जो इसकी दोस्तों भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह सबसे पहले पुलिकट झील में स्थित है, पुलिकट झील में। और दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर और बात की जाए कि जो श्री हरिकोटा द्वीप है इसके ऊपर इसरो का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है। जी हाँ, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। जी हाँ, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है जिसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जी हाँ, इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसका नाम है। तो दोस्तों यहाँ से नाम से संबंधित भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको बिल्कुल एक जगह बिल्कुल पूरी यहाँ पे श्री हरिकोटा द्वीप से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। यह पुलिकट झील में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी द्वीप पर जो इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। दोस्तों यहाँ पे कोरोमंडल तट से संपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो पूर्वी तट के मद्देनजर और अगला तट है उसके ऊपर बात करते हैं। उसका नाम है उत्तरी सरकार तट। जी हाँ, उत्तरी सरकार तट, या इसका एक उपनाम और है गोलकोंडा तट। जी हाँ, गोलकोंडा तट। अब यहाँ पे उत्तरी सरकार तट के बारे में बात करेंगे, या इसका उपनाम जो गोलकोंडा तट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका विस्तार की बात की जाती है, तो जो आंध्र प्रदेश है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश तथा जो उड़ीसा राज्य का तट है उसे उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट या गोलकोंडा का तट कहा जाता है। जो आंध्र प्रदेश से आरंभ होकर उड़ीसा के तट तक का जो स्थान है उसे आंध्र प्रदेश या उड़ीसा का तट कहा जाता है। विस्तार की दोस्तों और बात की जाती है, नदियों के आधार पर इसका विस्तार की चर्चा करें। विस्तार जो नदियों के आधार पर विस्तार की बात करें तो नदियों के आधार पर जो इसका विस्तार है कृष्णा नदी से महानदी के मध्य। जी हाँ, कृष्णा नदी से महानदी के मध्य जो तटीय मैदान है, महानदी के मध्य जो तटीय मैदान है उसे दोस्तों उत्तरी सरकार तट या जो गोलकोंडा तट कहा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए। अब बात करें जो इस तट उत्तरी सरकार तट से जो प्रमुख बंदरगाह है, इस तट की प्रमुख बंदरगाह है, जो उत्तरी सरकार तट की प्रमुख बंदरगाह के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसकी प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। जी हाँ, विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। जी हाँ, बात की जाए कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है भारत का
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जी हाँ, सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, उत्तरी सरकार तट के जो माध्यम से यहाँ पे उत्तरी सरकार तट या गोलकोंडा तट में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और पूर्वी तट का दोस्तों बात की जाए, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, जी हाँ, एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, बंदरगाह है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है उसका नाम है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है भी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे ही दोस्तों एक हिंदुस्तान शिपयार्ड भी स्थित है, जी हाँ, हिंदुस्तान शिपयार्ड भी यहीं स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड भी इसी बंदरगाह पे स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो शिपयार्ड है वह कहाँ स्थित है, तो वह विशाखापट्टनम बंदरगाह के अंतर्गत स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो उत्तरी सरकार या जो गोलकोंडा का तट है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ेंगे और जो अगला तट है उसके बारे में बात करते हैं। अब अगला तट है कौन सा है उस पर बात करते हैं। तो अगला तट है उत्कल तट, जी हाँ, अगला तट है उत्कल तट, या उत्कल तट को ही दोस्तों कलिंग तट कहा जाता है, कलिंग तट कहा जाता है। तो दोस्तों आप कलिंग के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, यदि आपने जो भारत की दोस्तों हिस्ट्री है, भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तो जब 326 ईस्वी में जो कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है राजा जो अशोक के द्वारा, तो वह उस कलिंग का दोस्तों जो विशेष जो अधिकार आता है या जो उसकी स्थिति या विस्तार है किस राज्य में है, तो कलिंग तट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अभी जो उत्कल तट है या कलिंग तट है, जो इसका विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार है जो महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक, स्वर्ण रेखा नदी तक का जो विस्तार है उसे उत्कल तट या जो कलिंग तट कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील भी इसी तट के मद्देनजर आती है। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील जिसका नाम है चिल्का झील, जी हाँ, जिसका नाम है चिल्का झील। और यह चिल्का झील इस कलिंग तट के मद्देनजर ही आती है। चिल्का झील के तट पर ही व्हीलर द्वीप स्थित है। और इस व्हीलर द्वीप की दोस्तों बात की जाए कि नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो चिल्का झील पर एक द्वीप स्थित है और उसका नाम है व्हीलर द्वीप स्थित है। और इसका नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम, जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जी हाँ, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पे किया जाता है जो व्हीलर द्वीप में स्थित है। और यह दोस्तों जो चांदीपुर जिले के अंदर स्थित है। अब बात करें यहाँ से जो उत्कल बंदरगाह है, उत्कल तट है, जी हाँ, उत्कल तट की प्रमुख बंदरगाह है, जी हाँ, उत्कल तट की प्रमुख बंदरगाह पे बात करें, उत्कल तट की प्रमुख बंदरगाह है, तो उत्कल तट की जो प्रमुख बंदरगाह है वह है पारादीप, जी हाँ, पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है जो कि उत्कल तट की प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, जी हाँ, इस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों जो पारादीप बंदरगाह है, इस पारादीप बंदरगाह से जापान देश को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने जो उत्कल तट है या कलिंग तट है उसके बारे में, उसका विस्तार के बारे में चर्चा की, इस पे कौन सा द्वीप स्थित है, इस पे कौन सी बंदरगाह स्थित है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जो अगले तट के बारे में बात करते हैं। और अगला तट है बोंगा तट, जी हाँ, बोंगा तट के बारे में अब बात करने वाले हैं। तो बोंगा तट का विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार, बोंगा तट की विस्तार की बात की जाए तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, जी हाँ, स्वर्ण रेखा नदी से न्यूमुर द्वीप तक, जी हाँ, न्यूमुर द्वीप तक का जो विस्तार है, या दोस्तों इसे पश्चिम बंगाल तट भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं WP वेस्ट बंगाल तट भी इसे कहा जाता है। न्यूमुर द्वीप के बारे में बात करें तो जो न्यूमुर द्वीप है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लेकिन यह बांग्लादेश के साथ दोस्तों विवादित द्वीप है। तो यहाँ पे न्यूमुर द्वीप पे बात करने वाले हैं, जी हाँ, न्यूमुर द्वीप पर बात करें तो यह इसकी स्थिति है बंगाल की खाड़ी, जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित
बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। और दोस्तों बात की जाती है बंगाल खाड़ी में तो स्थित है, लेकिन ये बांग्लादेश BNG, दोस्तों यहाँ पे BNG का मतलब है बांग्लादेश के साथ विवादित है, विवादित स्थान है। तो यह जो न्यूमोर द्वीप है भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित स्थान है। अब बात करें जो बोंगा तट है, इसकी प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करें तो इस तट की प्रमुख बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह है। जी हाँ, हल्दिया बंदरगाह है बोंगा तट की प्रमुख बंदरगाह है। और यह जो हुगली नदी के मुहाने पे स्थित है जो हल्दिया नदी है यह हुगली नदी के मुहाने पे स्थित है। जी हाँ, हुगली नदी के मुहाने पर यह स्थित हल्दिया बंदरगाह है, बोंगा तट की प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करें वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट को दोस्तों सुनहरा रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा, या दोस्तों इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जी हाँ, गोल्डन फाइबर भी इसे कहा जाता है। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन है जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और दोस्तों बात की जाती है जो हल्दिया बंदरगाह है, जी हाँ, जो हल्दिया बंदरगाह है, इस हल्दिया बंदरगाह को ही दोस्तों जूट बंदरगाह भी कहा जाता है, जूट बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तो जूट बंदरगाह कहा जाने का कारण यह है कि जो हल्दिया बंदरगाह से सर्वाधिक आयात व निर्यात होता है वह जूट का होता है, इसीलिए इसे जूट बंदरगाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि जो तटीय मैदान है, चाहे वह पश्चिम का तटीय मैदान हो, पश्चिम का तटीय मैदान दोस्तों भारत के 5 राज्यों के द्वारा बनाया जाता है। हाँ जी हाँ, 5 राज्यों के द्वारा दोस्तों आप यह देख पा रहे हैं कि यह इस प्रकार से भारत का दक्षिण में दोस्तों यह दक्षिणी नक्शा है, जिसमें जो इधर आता है सबसे पहले आता है गुजरात, दोस्तों गुजरात आता है, गुजरात के बाद में आता है गोवा, गोवा के बाद में आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आता है केरल, और केरल के बाद में यहाँ आता है तमिलनाडु। तो यह जो 5 राज्य है पश्चिमी तटीय मैदान बनाते हैं। जी हाँ, यह 5 राज्य पश्चिमी तटीय मैदान बनाते हैं। और बाकी जो इधर बचता है दोस्तों यहाँ पे है पश्चिम बंगाल के बाद में आता है उड़ीसा के बाद में यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पे यह तमिलनाडु इस प्रकार से फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश इस प्रकार से है, उड़ीसा आ जाता है, इधर पश्चिम बंगाल है। यह 4 राज्य पूर्व की सीमा बनाते हैं। जी हाँ, 4 राज्य हैं जो कि पूर्व की सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो 9 राज्य हैं भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, तटीय सीमा बनाते हैं। इन सभी राज्यों की तटीय सीमा पे हम बात कर चुके हैं। किस राज्य की तटीय सीमा को क्या कहा जाता है उसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने भारत का जो भौतिक प्रदेश में जो तटीय मैदान है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलेगा, और जो हमारा वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और आपने जो साथी भाई बंधु है उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वह भी जो अपनी SSC CGL की एग्जामिनेशन की दोस्तों प्रिपरेशन यहाँ से कर सके। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलेगा। दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।